24 में फिर से एक बार सभी की सभी सीटें राजस्थान से मोदी जी की झोली में डालनी है। बताओ मारवाड़ वालों, डालोगे क्या? डालोगे क्या? भाई ऐसे नहीं होता। 24 के पहले 23 आता है और 23 में अगर सरकार नहीं बनी तो ये नहीं होता है। 24 में सभी सीटें जीतती है तो 23 में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी मित्रों, भारतीय जनता पार्टी। तो मैं समझता हूं कि ये तो केवल और केवल सरकार को बदनाम करने का एक सुनियोजित कार्यक्रम था और बीजेपी में राजीनामा कराने का एक गुप्त एजेंडा था, जो मैं समझता हूं कि अब बीजेपी वाला तो वो जाने कितना राजीनामा होता है, लेकिन राजस्थान को देश के गृह मंत्री के आने के बाद में भी कुछ नहीं मिला, 25 में से 25 सांसद देने के बावजूद भी। नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में बात करेंगे भाजपा की जोधपुर बैठक की, जिसमें अमित शाह ने शिरकत की और जीते मंत्री 2023 में यानी कि अगले वर्ष राजस्थान में विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर के साफ कहा है कि 24 से 25, 23 भी बर्दाश्त नहीं, और उसके लिए करना क्या होगा कि 2/3 मेजोरिटी राजस्थान में विधानसभा चुनाव में लानी होगी। चेहरा कौन होगा ये नहीं बताया। गजेंद्र सिंह शेखावत दोस्त हैं, वसुंधरा राजे ने सुशासन दिया और वर्तमान अध्यक्ष अपना काम कर रहे हैं। तो तमाम जो सवाल थे उनके जवाब इस तरह से अमित शाह ने दिए हैं, लेकिन क्या जिन्हें जवाब जनता संतुष्ट हो सकती है? जनता कमल के फूल के नाम पे भी वोट डालती है, लेकिन क्या वो नेता संतुष्ट हो पाएंगे? एक बड़ा सवाल ये तैर रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें 2018 में, तो भाजपा का ग्राफ मारवाड़ में काफी कम रहा। ये बड़ी एक अजीब बात है कि विधानसभा चुनाव में अलग पार्टी को, लोकसभा में पूरी मेजोरिटी के साथ में गठबंधन, एक सीट का क्योंकि नागौर में गठबंधन था, बाकी अच्छे खासे अंतर के साथ में भाजपा ने अपने सांसद भेजे। तो चलिए चर्चा शुरू करेंगे कि इस बैठक के मायने क्या हो सकते हैं, जो मुद्दे जिनके लिए एक मंत्र देकर के गए हैं, और कार्यकर्ताओं में बूथ सम्मेलन था क्योंकि ये मूल रूप से ओबीसी सम्मेलन के बाद में, तो ये कितना इफेक्टिव होगा या फिर अभी इंतजार करना होगा बीजेपी को, क्योंकि 1 साल का वक्त है अभी अधिसूचना यानी आचार संहिता लगने में। इन दिनों के आसपास इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, इसका पूरा 1 साल है। तो अभी क्या जल्दबाजी है या फिर कहूं कि कार्यकर्ताओं की मजबूत फोर्स सबको अभी से खड़ी करनी होगी, अगर नहीं कर पाए तो चूक जाएंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ महेश शर्मा साहब हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अरुण शर्मा जी हैं, भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हैं। सभी का स्वागत है। मैं महेश जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी राजनीतिक दलों की जल्दबाजी है या फिर कहूं कि एक्सरसाइज है, और ये तो इसी तरह से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब एक चीज और मैं देख पा रहा हूं राजनीतिक दलों की, पूरे 5 साल जिस राज्य में भी सरकार बनी हो तो 3 महीने भी शायद चैन से नहीं बैठा जाता है कि राजनीतिक दल ये सम्मेलन, वो सम्मेलन, ये चर्चाएं, वो चर्चाएं हैं। पब्लिक ये पूछती है कि चुनाव है कब, बताया जाता है कि साल भर है, तो फिर अभी से क्यों तूफान मच रहा है सभी राजनीतिक दलों की? देखिए, ये जो जिस तरह की स्ट्रेटेजीज वगैरह जो बनाई जाती है, तो उसका बहुत पहले से ही इनका आगाज कर दिया जाता है और वैसी रणनीतियां शुरू कर दी जाती है। एक चुनाव भाजपा की जहां तक नीति है, तो मैं ये बता दूं कि जब तक कोई दूसरा हमला आगे बढ़े उससे पहले ही वो अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है। एक तो ये स्ट्रेटेजी माहौल बनाने में कई तरह के मतलब जो हो जाते हैं, अलग अलग मोर्चों के और प्रकोष्ठों के मतलब सम्मेलन करना, बूथ लेवल से लेकर के और भी, तो ये सारी चीज तय लेना, क्या मुद्दे हो सकते हैं क्या नहीं है, उन पर पूरा विचार विमर्श कराएगा। अब आप ये देखिए कि अभी 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, आगे भी और दूसरे राज्यों में अगले साल राजस्थान में भी और अन्य राज्यों में भी होने हैं, और बाकी विधानसभा के चुनाव होने, तो ये लोकसभा के चुनाव भी 2024 में होना है। माहौल बनाते हुए टाइम लगता है, लोगों की नज़्म टटोल ली जाती है,
और साथ साथ ही एक जो बड़ी बात होती है कि मुद्दे क्या बनाए जाएं, और ये भी है कि किन चीजों को, किन मुद्दों को उठा करके हम जो आपकी जो जनमत तक हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, बिल्कुल, और दिशा उसका में असर क्या होता है जनता के बीच में, ये भी एक बड़ी बात है कि इसका असर क्या होता है, वो देखना होगा। आपके पास आना चाहूंगा अरुण जी। सरकार में आप लोग बैठे हैं, आपके लिए दोहरी चुनौती है, एक तो सरकार को बचाए रखना और दूसरा भाजपा के हमलों का जवाब देना। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व का मुद्दा, कानून व्यवस्था, महंगाई, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो महंगाई पे आप केंद्र को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ये काउंटर अटैक है। बीजेपी कह रही है कि महंगाई तो राज्य सरकार की नीतियों की वजह से है, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, हिंदुत्व का मुद्दा हमारा प्रभावी मुद्दा रहेगा, राष्ट्रवाद का मुद्दा हमारा प्रभावी मुद्दा रहेगा। यहां तक कहा गया है कि हिंदू विरोधी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जो करौली की घटना हो या फिर जोधपुर की घटना हो, ये बर्दाश्त की गई, ये खुद देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं बात, तो इन अटैक्स का कैसे जवाब दे पाएगी कांग्रेस? देखिए योगेंद्र जी, हमने भी नोटिस किया कि भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह साहब बॉडी सिक्योरिटी फोर्स के क्राफ्ट में यहां उतरे और एक सुनहरे कलर का कुर्ता पहन के उनने उस रात बीएसएफ में एक आध फंक्शन अटेंड किया। पर सबको मालूम है, जनता को भी, कि मेन काम अगले दिन था जब उनको ओबीसी प्रकोष्ठ और बूथ मैनेजमेंट के अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था। देखिए अब वो डिस्टिंक्शन मिट चुका है इस देश में कि वो चाहे प्रधानमंत्री की रैलियां हो या गृह मंत्री की, आपको वो समझ में नहीं आएगा कि सरकारी काम है या राजनीतिक काम है। मैंने आपको अभी उदाहरण दिया। दूसरा, अमित शाह साहब आए यहाँ तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाना ही था। उनको नजर आ रहा है, पुराने चाणक्य माने जाते हैं इनकी पार्टी के, कि इस बार मुश्किल है पार पड़ना, क्योंकि कई वजह हैं इसकी। एक तो अब ये सर्वविदित है कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा इनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। हालांकि वो वैकेंसी होगी या नहीं अभी सर्टेन नहीं है, पर ये अप्लाई करने में लगे हुए हैं। करीब 6 लोग तो कम से कम हैं और अपने अपने दावे हैं, अपने अपने उनके कार्यकर्ता हैं। वो इनकी मीटिंग्स में आप लगातार देखते हैं, कहीं विधायक नहीं पहुंचते हैं, कहीं पार्षद नहीं पहुंचते हैं, कहीं सांसद नहीं पहुंचते हैं। उम्मीद तो ये थी योगेंद्र जी हमको कि गृह मंत्री भारत सरकार के आए हैं तो जो 13 जिलों के प्यासे लोग हैं इस प्रदेश में, उनको जरूर इस चुनाव से 1 साल पहले ही सही उनके हित में जरूर बात करेंगे, क्योंकि अब ये बात काफी पुरानी हो गई कि 2018 के चुनाव में खुद प्रधानमंत्री ने 2-2 जगह ये कहा कि ये ईआरसीपी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है और हम इसको सकारात्मक तौर पे देखेंगे कि ये राजस्थान को मिले। तो हमें लगा था उस बारे में बात करेंगे। हमें ये भी लगा कुछ महंगाई से रिलेटेड जो देश की ज्वलंत समस्या है। आप देखिए 1 महीने से पूरी दुनिया में ईंधन का प्राइस 33% नीचे गिर गया है। हम आपसे टैक्स की छूट नहीं मांग रहे हैं, टैक्स तो आप लेंगे, एक्साइज भी लेंगे, ये सब अब रिवाज में हो गया है कि वो शायद कम नहीं होंगे। जितना कम हुआ है ये 33%, जनता को इस समय राहत की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसान को, मजदूर को, गृहिणियों को आप थोड़ी सी राहत देते, घोषणा करते तो गृह मंत्री का आना सार्थक होता। अपने बूथ मैनेजमेंट में अगर वो कुछ बता गए हैं और उनका फर्ज है ये कहना कि इनकी जो 2 स्टेट हैं वो भी परसों से हमारी होंगी और इनका जड़ से हम साफ कर देंगे, इनका पुराना नारा है, वो उनने अपना फर्ज पूरा निभाया। लेकिन राजस्थान में इस बार इनको बहुत मुश्किल आएगी। जिस तरीके से पिछले 3.5 सालों में सरकार ने काम किया है, उसके नतीजे, एक्चुअल नतीजे जो धरातल पे हैं, लाभार्थी जो लोग हैं वो इनको जवाब देंगे, क्योंकि 2 बार 25-25 सांसद इस प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिल खोल के दिया है।
एक बार आपने जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी बाड़मेर की रिफाइनरी को, उसको डिले करवाया 3-4 साल, वो काफी महंगी लागत में बनी, उद्घाटन पहले ही हो चुका था, उसका दोबारा करवाया गया। और ईआरसीपी, तो अब आम राजस्थानी को पता है कि कौन सी पार्टी हमारे हित में वहां दिल्ली में बैठ के बात करती है। मैं आऊंगा आपके पास में, मैं सुरेश गर्ग साहब के पास में जाना चाहूंगा। गर्ग साहब, महंगाई को लेकर जनता बहुत कंफ्यूज्ड है। कांग्रेस कहती है कि भाजपा की वजह से महंगाई है, बीजेपी राजस्थान सरकार की वजह से। खैर चलिए, मुझे लगता है दोनों पे भरोसा शायद जनता की सोच रहे होंगे, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा। और जैसे अरुण जी ने अभी कहा कि अभी तो बीजेपी को खुद को इंटरनल सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री का फेस कौन सा होगा। खैर चलिए, आपका इंटरनल मामला है, अभी इसमें कांग्रेस का दखल कितना वाजिब होगा नहीं होगा। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के रिपोर्ट्स के अनुसार कि अमित शाह कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की है, पूरी तरह से बताया है। तो सिस्टम अगर फेल्योर लग रहा है, देश के गृह मंत्री हैं, रिपोर्ट लेकर के और सरकार से जवाब मांग सकते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। देखिए योगेंद्र जी, आज अमित शाह जी जोधपुर के अंदर आए, जोधपुर में आए, उससे पहले तनोद माता के मंदिर में 19 करोड़ के निर्माण की वो भूमि पूजन करके गए, जो कि तनोद माता ने जो वेस्टर्न एरिया है उसकी रक्षा, जो भारत की रक्षा की है, उस माता के मंदिर के लिए वो 19 करोड़ रुपए की योजना का वहां पे भूमि पूजन करके गए। इसके बाद में जोधपुर के अंदर हमारे ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग थी, उसको उन्होंने किया। इसके बाद में बूथ सम्मेलन, 9000 बूथों पर 25,000 से ज्यादा जो बूथ कार्यकर्ता है उनका संबोधन, उनको उस संबोधन के लिए वो वहां पे आए और वो ये बता के गए कि राजस्थान के अंदर पिछले 4 साल के अंदर क्या हुआ है। इन्होंने जो झूठ बोल करके जो सरकार आई है, इनके जो नेता यहाँ पे बोल के गए 2018 के अंदर कि हम किसानों के कर्जा माफ कर देंगे, 10 दिन तक 10 गिनती गिनोगे किसानों के कर्जा माफ हो जाएगा, बेरोजगारी भत्ता 3,500 रुपए हम दे देंगे, किसानों को दिन में बिजली दे देंगे और 20 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। मुझे ये बताइए कि आज 4 साल हो चुके हैं, 4 साल के अंदर भी इन्होंने किसानों को कर्जा माफ नहीं किया है। कई किसानों ने इस वजह से आत्महत्या करनी पड़ी और लगभग 9,000 किसानों की कृषि भूमि नीलाम हो गई, क्योंकि इन्होंने झूठा वादा किया। वो बेचारे गलत फहमी में थे कि हमारे किसानों का ऋण माफ होगा, उन्होंने बैंकों का ऋण नहीं चुकाया और वो ऑक्शन में चली गई। तो आप ये देखिए कि झूठ बोल के इन्होंने शासन किया है और पिछले 3.5-4 साल के अंदर ये राजस्थान अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और निकम्मी सरकार, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पैसे लो और आदेश ले जाओ, वो ये सरकार है। आप ये देखिए, इन्होंने 20 लाख रोजगार की बात की, 20 लाख रोजगार से छोड़ के 1.5 लाख लोगों को इन्होंने रोजगार दिया, बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए, आए दिन भ्रष्टाचार होता है। आप 3.5 साल के अंदर ये बोल रहे हैं कि साहब अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं कि साहब अमित शाह जी आए और वो झूठ बोल के गए। भैया एक एक चीजें वो सत्य बता के गए कि राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है। ये ईआरसीपी की बात कर रहे हैं, ईआरसीपी के बिल्कुल आप दीजिए ना, संशोधन करके दीजिए ना। केंद्र सरकार उस ईआरसीपी को लागू करने को लिए तैयार है, लेकिन आप उसको करने को तैयार नहीं है। जब 75% डिपेंडेंसी पे की बजाय 50% डिपेंडेंसी पे जब तक आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं दोगे, तब तक वो ईआरसीपी लागू केंद्र सरकार की हो नहीं सकती, क्योंकि 2 राज्यों का मतलब है और 1952 से वो संकट में चला आ रहा है। तो ईआरसीपी में मत बोलिए। पेट्रोल डीजल की जहां तक बात करते हो भैया, 19 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लेते हैं, 26 रुपए 84 पैसे वेट ले रहे हो आप। कम करिए जनता को राहत देने के लिए, 26 रुपए 84 पैसे वेट ले रहे हो आप। डीजल के अंदर 16 रुपए 64 पैसे एक्साइज ड्यूटी है, 15 रुपए 80 पैसे और वेट आपका 16 रुपए 84 पैसे। सरकारी बसें भी हरियाणा और दिल्ली से डीजल भर के आ रही है, तो जनता को राहत दीजिए। हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल जो भी कुछ है वो राजस्थान के अंदर महंगा है। तुष्टीकरण आप कर रहे हो। आप देखिए, करौली की घटना देख लीजिए, जोधपुर की घटना देख लीजिए, कहां का आप तुष्टीकरण नहीं कर रहे हो। फिर ये बोल रहे हैं कि साहब हमने 3.5, अरे भैया 2 सरकार है, वो भी निश्चित रूप से 2023 के अंदर चले जाएंगे। जिस हिसाब से जहां तक बात कर रहे हो आपके राजेश पायलट जी के और उनके हालात देख लीजिए, आप अशोक गहलोत जी के, राजेश पायलट जी का हालत देख लीजिए। आप अपने अंदर झांके देखिए ना। 2000 सचिन पायलट जी, सॉरी राजेश पायलट नहीं, सचिन पायलट जी, मैं कह रहा हूं 2023 के अंदर
3/4 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर जीत के आएगी, जो पहले 21 सीटों पे रह गई थी ना, वापस आ रहा हूं 21 सीटें नहीं आएगी। वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं महेश जी 2-3 चीजें लूंगा। एक तो ईआरसीपी को लेकर के, क्योंकि प्रदेश की जनता को चाहिए पानी। ईआरसीपी के मुद्दे पर बड़ी बहस होगी इलेक्शन में। मुझे नहीं लगता कि चुनाव से पहले कोई पानी वहां का कुछ हो पाएगा, लेकिन ये बड़ा मुद्दा रहेगा। और अभी कांग्रेस का तो ये कहना है कि जो महोदय ऊपर बैठे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि गलत है, उन्हीं की बनाई हुई डीपीआर थी इसकी, तो उस समय क्यों बना करके गए जब मालूम था? तो ये कांग्रेस का आरोप रहता है अक्सर कि मिस्टर वेदर अभी वहां बैठे हैं जो ज्ञान पेल रहे हैं बैठ करके, और अभी जो अशोक गहलोत भी कई बार कह चुके हैं, डोटासरा कह चुके हैं। दूसरा, महंगाई को लेकर के जनता बहुत कंफ्यूज्ड है। अभी गर्ग साहब ने कहा कि 10 लाख रुपए कर्ज माफी की बात थी, 10 तक की गिनती के, तो किसानों ने कर्ज इस वजह से माफ नहीं कराया कि कर्ज माफ होगा। इसी तरह से कांग्रेस अक्सर ये बात कहती है कि 15 लाख रुपए का अभी भी इंतजार है। तो कोर्ट को आखिर दखल करना ही पड़ा कि ना आप 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए किसी को दे सकते हो, और ना आप किसी का कर्ज माफ कर सकते हो। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कैसे कर सकते हैं? अधिकार तो मुझे लगता है कि जनता पे छोड़ देना चाहिए। खैर, लेकिन आने वाले दिनों के ये मुद्दे इस तरह के होंगे तो यकीन कहां करेगी जनता? ये गुमराह वाली बातें नहीं होंगी दोनों तरफ से। एक कर्ज माफ कर रही है, दूसरा कह रहा है कि 15 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन अमित शाह साहब के बोले तो जुमला था। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें वास्तव में एक चुनाव से पहले की बात हो, चाहे दरमियान की बात हो या बाद की बात हो, कोई पार्टी हो, एक सलीके के साथ में पेश आवे। देखिए, वही मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस समय चुनाव की जो बातें हो रही है, और इसमें अब आप 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो मुफ्त की जो बातें होने लगी है कि मुफ्त जो घोषणाएं करते हैं राजनीतिक दल, वो उसकी अंततः देनदारी सरकारी खजाने पे पड़ती है। या तो जो राजनीतिक दल हैं वो मुफ्तखोरी की, मुफ्त वाली जो देने वाली योजनाओं को या तो अपने पार्टी फंड से उपलब्ध कराएं। सरकारी खजाने पे वो बोझ क्यों? क्योंकि वो अपने लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो पहुंचते हैं, तो वो अपने ही खर्चे करें। ये एक विवाद का विषय, मुफ्तखोरी योजना, लोक कल्याणकारी। लेकिन हम जो मुद्दे जो बनाए जा रहे हैं, ये कारण क्या है कि केंद्र में तो है भाजपा सरकार और राज्य में है कांग्रेस सरकार। अब दोनों पार्टियों को चुनाव लड़ना है, तो ऐसे सूरत में एक दूसरे पे जहां जिसका कमजोर पक्ष है वहीं वो हमले करते हैं। तो ये जो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी का, ये आपके जो सेस का मामला हो, या जो भी चीजें जो बार बार में जो उठाई जाती हैं कि महंगाई का कारण वस्तुतः केंद्र की योजना से नहीं है बल्कि ये राज्य सरकार की योजना से होता है। और ये जो मतलब बिजली के दाम भी इसलिए भी उससे पड़ता है क्योंकि ये दोनों फैक्टर ऊर्जा वाला जो होता है वो आम महंगाई पर प्रभाव डालता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिस तरह से वो केंद्र सरकार ईआरसीपी को लेके, ईआरसीपी की जहां तक देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वेस्टर्न राजस्थान में रिफाइनरी मिली और ईस्टर्न राजस्थान को अगर मिलती है, ये गवर्नमेंट कोई भी दे, जनता को पानी पीने से मतलब है और वास्तव में जरूरत है वहां। देखिए, जरूरत है और होना भी चाहिए, और ये अगर मिल जाए तो अभी हम सबसे बड़ी बात ये कि इस ईआरसीपी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन पहले यमुना का पानी तो पूरा ले लें हम, वही हमारे को नहीं मिल पा रहा है, जबकि वो तो काफी लंबा एक अरसा हो गया था। अब आती ईआरसीपी, इसमें जो पानी आएगा वो काली सिंध का प्रोजेक्ट भी, काली सिंध से पानी दिया है। काली सिंध जो नदी है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बहती है। तो ऐसी सूरत में जरूरत है कि दोनों राज्यों की जो सरकारें हैं उसमें अपनी सहमत होना जरूरी है। ये ऑब्जेक्शन जो आया है, ऑब्जेक्शन जो आया है वो सबसे पहले ये आया है कमलनाथ जी की सरकार, जब वो कमलनाथ सीएम थे तो उन्होंने कुछ वहां उनकी सरकार की ओर से ये ऑब्जेक्शन उठाए थे कि ये राजस्थान में जो है, जो ये योजना जो चल रही है उसमें कहीं, तो उसको बात को लेकर के ही ये सारा विवाद बना है। तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान, चूंकि कोई भी नदी जो दो राज्यों के बीच बहती है तो दोनों के बीच में सहमत अवश्य जरूरी होता है। हम एक पक्षीय नहीं, लेकिन महेश जी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, पानी एक ऐसा मुद्दा है, चाहे किसी भी आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट हो, क्योंकि उस सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति है। नहीं, जल ये तो है। पानी से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं कि आपको ध्यान होगा कि तमिलनाडु और
कर्नाटक के बीच में बाकायदा कर्फ्यू लगे और कितना विवाद हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि या तो हमारे यहाँ पे बोर्ड बना हुआ है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी बहुत इफेक्टिव नहीं है कि राज्यों के अंतर राज्य जल विवाद जो हैं या समझौते हैं उन्हें लागू करा सके। आप सही कह रहे हैं कि यमुना के साथ में हमारा पानी का समझौता है, हमारा भाखड़ा नांगल डैम के साथ में जो आना चाहिए था पानी वो नहीं मिल पा रहा। तो ये बात केवल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, देश में कहीं पे भी है और कोई राज्य सरकार इसको उठाना नहीं चाहेगी। अगर आज ही चलिए गवर्नमेंट अभी शिवराज सिंह चौहान है, कांग्रेस प्राण पीना शुरू कर दे कि हमारे हिस्से का पानी राजस्थान को भेज दिया, कमलनाथ कर देते तो बीजेपी आंदोलन शुरू कर देती। अब इसी बात में बता रहा हूं मैं आपको कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें पानी की जरूरत है, ये तो जरूरी है और करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार दखल दे करके दोनों राज्यों के बीच सहमति बनाए और जल्दी से जल्दी इस योजना में जहां तकनीकी जो कमियां खामियां बताई जा रही है तकनीकी विशेषज्ञों से उसे दूर करने के प्रयास करने चाहिए। अब आता है कि इसको उस मुद्दे को अब तीसरे या चौथे साल की अवधि के बीतने के बाद में ये इसको उठाया जा रहा है, तो ये इसके पीछे एक मोटिव ये कि ऐसी जब चीज लाभदायक योजना होती है तो उनको चुनावी मुद्दा भी नहीं बनाना चाहिए। चुनावी मुद्दा तब होती है कि जैसे बहुत पहले से इसकी डिमांड थी, अगर वो होती तो ये पुराना डिमांड पे सब रहना चाहिए। होता यह है कि हमारे जो दल विपक्षी दल या विपक्ष क्या जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाते हैं और जब वो सरकार आ जाती है सब कुछ है तब वो अपने उस फैसले को अमली जामा तब तक नहीं पहनाते जब तक कि उन्हें अगला दूसरा चुनाव लड़ने के लिए एक मुद्दा चाहिए, तो वो वापिस उसको वहां तक पहुंचते। तो लिहाजा जो पेंडिंग जो काम चलता हुआ वो वोट में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती। अब मैं उदाहरण के लिए बताऊं, बीजेपी को ये जो पूर्वी नहर का जो मामला था उसे उठाने पहले इन्होंने जिक्र किया था पिछले वाले चुनाव में। उस समय ये था कि पूर्वी राजस्थान में भाजपा को इतना समर्थन नहीं मिल पाता था, तो इसके लिए उन्होंने एक पासा फेंका। लेकिन योजनाओं के लिए अगर योजनाएं वोट की ताकत अगर आपके है तो आप ले सकते हैं। अब ये बड़ा एक अजीब स्थितियां हैं कि हमारे राजनीतिक दल हर चीज को वोट के तराजू में तालते हैं, तोल करके देखते हैं, वो चाहे आदमी प्यासा हो या व्यक्ति की भूख हो या उसका रोजगार हो, कोई चीज हो। मैं गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा। कमलनाथ ने लेटर लिखा, ऑब्जेक्शन और सब हुआ, लेकिन एक आम जो चर्चा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल विवाद बोर्ड हमारे यहां बना हुआ है, केंद्र सरकार का दखल हो सकता है राष्ट्रीय योजना के लिए। अभी आप केवल बस लेटर खेल रहे हैं। बहुत सारे विशेषज्ञों का यह कहना है कि कांग्रेस का तर्क भी और केंद्र का तर्क भी दोनों आधारहीन है। ऐसा नहीं कि उसकी वजह से काम रुका हुआ और ये हो नहीं सकता, क्योंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में विशेषज्ञों का यह कहना है, जिन लोगों ने काम किया है, साफ कहना है कि 2 डैम वहां बनवाए गए राजस्थान की सहमति से, जिसका पानी जा रहा है राजस्थान से। मध्य प्रदेश के अड़ंगे को खारिज करा सकते हैं बाकायदा, लेकिन ये मुझे लगता है कि केवल चुनाव तक या चुनाव मुद्दे तो लगता नहीं है कि जनता इनका हिसाब भी पूछ सकती है कि आप केवल बस इसको चुनावी ऐसा मुद्दा बना करके छोड़ दिए। कांग्रेस का तर्क और आपका तर्क पब्लिक के गले नहीं उतर रहा है कि ऐसा कौन सा भारी काम हो गया है कि जो वहां की जनता की प्यास बुझाने के लिए कि अभी हम चिट्ठी व्यवहार में बंधे हुए हैं कि उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार तो चाहती है कि आरसीपी लागू हो। ये भी कह रहे हैं, हम भी चाहते हैं। नहीं तो चाहते तो जो एक पैरामीटर फिक्स है 1952 से जो पैरामीटर फिक्स है, जो 2 राज्यों के बीच में अगर कोई समझौता होता है तो वो जो पैरामीटर फिक्स है उसके अनुसार आप प्रोजेक्ट डीपीआर भेज दीजिए। केंद्र सरकार तैयार है। जब आप ये पता है गर्ग साहब ये पूछा गया, अगर हम एक गर्ग साहब ये कभी पूछा गया मिस्टर वैदेरे से कि साहब आप राजस्थान में कैबिनेट मंत्री का दर्जा किया, उन्होंने किया। अभी क्यों बैठा रखा है जिस आदमी को चीज को 2018 में वैदेरे जी ने क्या किया वो है, लेकिन वहां जाने के बाद जब वैदेरे जी को जब पता लगा कि ये गलत चीज है तो उसको संशोधन के लिए भेजा गया। तो भाई इसके बाद में तो कांग्रेस की सरकार आ गई, कमलनाथ जी ने खुद ने लेटर लिख दिया कि भाई आप डिपेंडेंसी को चेंज कर दीजिए, हम सहमति दे देंगे। अगर मान लो अगर राजस्थान के अंदर ये चीज कह रहे तो पूरे हिंदुस्तान में दंगे फसाद हो जाएंगे कि साहब आपने राजस्थान में ये सहमति कैसे दे दी, जब 75% डिपेंडेंसी का जो प्रोजेक्ट डीपीआर को ही केंद्र सरकार उसको मान सकती है तो उसको करना पड़ेगा, नहीं तो राज्यों के अंदर आपस में वैमनस्य और मनमुटाव बढ़ जाएंगे। तो इसलिए
केंद्र सरकार बिल्कुल इस चीज पे तैयार है कि हम इसको करने को तैयार है, लेकिन जो एक पूरे देश के अंदर जो एक सिस्टम बना हुआ उस सिस्टम के अकॉर्डिंग डीपीआर भेजेंगे तो निश्चित रूप से वो काम होगा। जहां तक आप राजस्थान की, मैं बताना चाहता हूं कि ये कह रहे साहब हमने बहुत सारी योजनाएं लागू कर दी, इनकी चिरंजीवी योजना है। चिरंजीवी योजना के लिए मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता, पहले ईआरसीपी में जवाब दिलवा दे, फिर आपका सवाल करवाता हूं मैं ईआरसीपी। अरुण जी देखिए, ये तो फुटबॉल बन चुका है मुद्दा, ये पता नहीं अब ये तो जनता के संयम की परीक्षा है और वो कैसे अपनी प्यास बुझा पाएगी, लेकिन राजनीतिक दलों की प्यास वोट की है। देखिए योगेंद्र जी, अभी मैं भाई साहब को सुन रहा था, सुरेश जी को, ये कह रहे हैं 1952 से कोई फिजिबिलिटी का रूल है। ऐसा कोई रूल नहीं है। दूसरा, अभी 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 सुरेश जी बात, मैं पूरे शांत रहा आपके प्रवचन बोल के नहीं जाना। हाँ बिल्कुल सुनिए। अभी नॉर्थ ईस्ट में 2 राज्यों के बीच में इसी तरीके के विवाद थे। 75% तो भूल जाइए, वो 90-10 में सेटल किया गया है, क्योंकि वहां चुनाव नॉर्थ ईस्ट में जाना था। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल, वो केंद्रीय जो योजना बनाई है उसमें 90% केंद्र का और 10% राज्य का खर्चा जो होगा वही राजस्थान चाहता है कि 90% और 10% हो। उसके अलावा मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल आज सभी के लिए उठाना चाहता हूं। 8 साल से 2 सरकारें पूर्ण बहुमत की, जो अब से 30 साल पहले नहीं होती थी, ये फैक्ट है, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, सब कोएलिशन की गवर्नमेंट्स थी। मुझे इस मजबूत सरकार के फायदे जो आम आदमी को मिले हों वो मैं गिनना चाहता हूं, एक भी। ये किसके लिए मजबूत सरकार है? एक मजबूत सरकार राज्यों के हितों में, वो छोटे भाई के हिसाब से होते हैं हमेशा, बिग बॉस इज सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इंटरवेंशन करते हैं, बीच बचाव करते हैं, मामले सुलझाते हैं, बोर्ड बने हुए हैं। क्या इनिशिएटिव है इस केंद्रीय सरकार का? ये सब कुछ डेलिब्रेट है। जहां इनको सॉल्व करना होता है, जहां पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वहां करते हैं, जहां नहीं करना होता वहां नहीं करते हैं। रही बात, ये हमारी 2 सरकारें हैं, इनकी 18 हैं। देखिए, प्रजातंत्र है, ये मजबूत स्थिति में है इस समय। प्रधानमंत्री जी बहुत ही मजबूत स्थिति में है, क्योंकि वो वोट कैचर की भूमिका में है इस समय। मैं दावे से कह रहा हूं कि इनके भी 18 मुख्यमंत्रियों को आप कोने में ले जाके बात करो, इक्वली दुखी हैं। जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, जो फेडरल अंडरस्टैंडिंग्स है, उस समय गजब की खींचतान है। हमेशा ओवरड्यू रहता है इनका, जो देनकारी है वो हमेशा ओवरड्यू रहता है। सरकार का पैसा महंगाई की बात करते हैं, ये महंगाई राजस्थान की बात करते हैं, महंगाई त्रिपुरा की बात करते हैं, महंगाई मध्य प्रदेश की बात, मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए आप, महंगाई मतलब आप महंगाई देशव्यापी समस्या है। उसके लिए उसको सॉल्व करने की पहली शर्त ये है योगेंद्र जी कि आप माने कि देश में महंगाई है। ये तो लोकसभा के पटल पे कह चुके हैं, महंगाई जैसी कोई चीज ही नहीं है। ये तो आम बात है इन लोगों के लिए। तो पहले समस्या को एक्नॉलेज करना पड़ता है, मानना पड़ता है। यह समस्या है। आप तो मान रहे हो ना कि राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई है, मान रहे हो क्या? नहीं मान रहे भाई, आपके कहने से थोड़ी मानेंगे। तो मान रही ना, आज राजस्थान में सबसे महंगाई है, तो फिर हम क्यों माने केंद्र में? क्यों माने केंद्र जब राजस्थान में कांग्रेस ने मान रही है? आज 6.7% महंगाई दर है, जो 7% से ऊपर चली गई थी। रेगुलर आरबीआई उस पर कंट्रोल करने के लिए रेगुलर उस पर मॉनिटरिंग कर रही है। बाकायदा रेपो रेट हमने 1.4% रेपो रेट बढ़ाई है। लेकिन आपको मैं तो कह रहा हूं साहब, महंगाई है नहीं, आप तो लगातार मेंटेन कर रहे हो, आप तो लगातार कह रहे हो महंगाई है। देखना पड़ेगा कि पूरे विश्व की क्या हालात है। जहां 80% महंगाई दर है, जहां 10.5% महंगाई दर है, अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, यूरोप के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, उसमें तो भारत बहुत सुरक्षित है। गवर्नर जो रघु राजन जी आपने बनाए हुए थे ना, रघु राजन जी भारतीय जनता पार्टी ने, हम आप और हमारे नहीं करके जा रहे हैं, वो खुद तारीफ करके जा रहे हैं कि जब बुराई करते थे आप बहुत नाराज थे। बहुत अच्छा काम कर रही है। एक मेरा सवाल है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सर,
आप ये बताइए कि आप लोग अपने हिसाब से क्यों तय कर लेते? रघुराम राजन जब हमारी आंख खोल रहे थे तब तो बहुत बुरे लग रहे थे, वो तो जब तो दलाल कहे जा रहे थे आपके जो ट्रोलर्स हैं वो, और आज रघुराम राजन ने कहा कि बहुत अच्छी स्थिति में बढ़िया मैनेज हो रहा है, तो आप तालियां पीट रहे हो। नहीं, ताली नहीं पीट किसको रहे, मालूम है? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तो उस समय महंगाई का आप लोगों ने- महंगाई पे आप जो लोगों ने उस आरबीआई समय जो कहा कि आप किस कंट्रोल कर दिशा में रही जा रहे हैं, है, विदेशी जो कर्ज ले रहे महंगाई हैं। पे जो आरबीआई कंट्रोल कर रही है, जो आरबीआई जो काम कर रही है उसकी तारीफ रघु राजन जी भी कर रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूं। और भाई लेकिन जिस दिन आंख खोल रहे थे गर्ग साहब, आप चार्टेड अकाउंटेंट है, उस समय नहीं बोल रहे थे। खैर, मैं इसी आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। देखिए, ईआरसीपी आपकी और मेरी भी जरूरत है, इस प्रदेश की जरूरत है। सरकार कोई भी और कोई भी दे, क्योंकि जनता के हित में है और जनता के हक है। क्योंकि अभी पानी देखा कितना पानी वेस्ट चला गया। इस पानी के लिए ये कहते हैं एक्सपर्ट्स, ये पानी कोई मध्य प्रदेश के हिस्से का नहीं लिया जा रहा, केवल इसमें टेक्निकल पेज से ज्यादा इसमें सियासी पैच है, बस और कुछ नहीं है। इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी तो मीटिंग भी हो चुकी है, करके भी आए थे वसुंधरा जी के टाइम पे। जब डॉक्टर राम प्रताप थे, वो पता नहीं क्यों खामोश हैं, उनको मालूम है सारी मीटिंगें हुई, सब कुछ। एक बार स्पेशली चार्टर प्लेन से उनको भेजा गया यहां से, यहाँ के चीफ इंजीनियर के साथ में, कि साहब ये इस तरह से हम कर सकते हैं और इसका ऑब्जेक्शन यूं खारिज किया जा सकता है। मिस्टर वैदेर इस साथ में थे। लेकिन अब खैर चलिए, ये पैच कोई मैं राजनीतिक नजरिए से मैं नहीं देखना चाहूंगा। मेरा तो एक जर्नलिस्ट नजरिया, राजस्थान का रहने वाला हूं, तो पानी मिलना चाहिए। कोई बड़प्पन की भूमिका कौन निभा सकता है, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्यास राजस्थान की बुझ पाएगी, बहुत मुश्किल है। खैर, लेकिन जो मुद्दे अभी गढ़े जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं आपके सामने, ईआरसीपी जनता से जुड़ा मुद्दा है। महंगाई किसी को नजर नहीं आती, राज्य सरकार से कहो तो केंद्र पे, केंद्र कहो तो राजस्थान से। लेकिन जनता को मैं थैंक्स देना चाहूंगा, को इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब सरकारों पर भरोसा नहीं रहा। जैसे होता है ना कि अब तो साहब अंतिम घड़ी में है और हम क्या कर सकते हैं, भगवान पे भरोसा है। वो पोजीशन आज जनता की है कि ना वो जाए तो किसके पास में जाए। देखिए, लेकिन चुनावी मुद्दा जरूर है। बीजेपी भी इसे कह रही है कि महंगाई मुद्दा है, और कांग्रेस भी कह रही है। जनता बड़ी कंफ्यूज्ड है कि ये महंगाई और मुद्दा है, तो ये मुद्दा किसका है? यही मैं बता रहा हूँ कि जो ये चुनाव में जो माहौल बनाया जाता है, वो उनके यही मुद्दे होते हैं मुख्य रूप में। महंगाई, ऐसा कौन सा चुनाव जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं बनी हो। और ये भी मालूम है कि समय के साथ साथ आर्थिक स्थितियां वगैरह, अंतर्राष्ट्रीय जो कई चीजें हैं, वो सारी जो चीजें सब प्रभाव को डालती हैं। खैर, इस बात से नहीं है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि देश में इस समय बेरोजगारी भी है और महंगाई की मार भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल ये है कि इस महंगाई को कब काबू पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दोनों सरकारों को, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, दोनों को मिलकर के इस पर काबू पाने की कोशिश की जाए। जो राज्य के बस में है वो राज्य करे, और जो केंद्र के बस में हो तो वो करे। क्योंकि पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम ही तय कर देते हैं देश में महंगाई कितनी है। दूसरा आता है, प्याज तय कर देते हैं साहब, सरकारों का क्या करना है। दूसरा आता है, अब आप ये देखिए कि दूसरा आता है आपका जो ईआरसीपी का जो आप जो बता रहे हैं, ईआरसीपी पे भी केंद्र सरकार अपने मतलब क्या हस्तक्षेप से, प्रभाव से दोनों राज्यों को बिठा करके इस पर सहमति बना सकती है, और कोई एक रास्ता निकाल करके, और जनता के कल्याण, हम जनता के कल्याण के रूप में उसे प्राथमिकता देते हुए दोनों राज्य सरकारों को ये करना चाहिए इसमें कोशिश। अब यह है कि श्रेय कौन ले, अब श्रेय लेने की ये होड़ ही मतलब कहते हैं राजनीति को प्रभावित कर रही है। तो ये वाली जो चीज है ये नहीं होना चाहिए। जनता सर्वोपरि है, जिनसे हम आधार पर जीत के आते हैं, तो उसकी ध्यान में मैं रोकना ये नहीं। जी जी बिल्कुल मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव हुआ है। खैर चलिए, पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटेजी है बीजेपी की, वो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ सकते हैं उनकी स्वतंत्रता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभिव्यक्ति की आजादी है, और अभिव्यक्ति की आजादी का भी बेजहा आप ध्वन कर सकते हैं, आपको छूट भी है, कहीं कोई कुछ नहीं है। अब बात है कि जनता अगर कहीं कोई मुद्दे पर कितना गंभीरता से लेती है नहीं लेती है, ये जनता के रुख की बात है। चुनाव का एक साल बेशक बाकी हो, लेकिन तैयारियां सब है। मुख्यमंत्री जी जो दौरे कर रहे हैं उनको भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, वो अपने अंदाज से लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले जिस तरह से कहा कि क्योंकि सत्ता की भूख एक इस कदर हमारे यहाँ पे हावी हो चुकी है कि एक दिन भी आप बेचैनी से बाहर नहीं रह सकते हैं, कि आपको बेचैन करता रहता है कि ये सरकार इस राज्य की मेरे हाथ से क्यों चली गई। सभी पार्टियों का यही हाल है, इस सरकार को हम कैसे बचा सकते हैं। और जब ये
भूख एक चरम स्थिति में हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस पोजीशन में। लोकतंत्र है, बात सही है, लेकिन लोकतंत्र को भी आप अपने अंदाज से आप चला रहे हैं, कोई भी पार्टी हो। तो मुझे लगता है कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं कि जिसमें वास्तव में जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर कोई राजनीतिक नफा नुकसान से नहीं तोला जाना चाहिए। वो एक आपका एसेट होगा, आप उसे राजस्थान के वो जब दूसरे प्रदेश की जनता आप उसको समर्पित कर रहे हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जब दौर दुनिया में एक अलग तरह का है और वास्तव में अगर बेहतर तरीके से हम काम कर रहे हैं तो उसे एक समग्र नीति के साथ में उस पर फोकस भी करना चाहिए। बेरोजगारी है, महंगाई है, दूसरे कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जल संसाधन से जुड़े मुद्दे हैं, जिसपे वास्तव में फेडरल सिस्टम जो हमारा है उसको कोलैप्स नहीं होने देना चाहिए। अगर हम इस बंटवारे में हो गए कि वहां की जनता उसकी है और वहां की जनता इसकी है, तो ईश्वर मालिक का फिर क्या होगा, कहना बहुत मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।